हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से और जिसमें हम जारी रखेंगे पाठ समानता को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में भी हम इसी पाठ को जारी रखेंगे और समानता के बारे में, समानता के पहलुओं के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि समानता कैसे कैसे होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि पिछली वर्कशीट में भी हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को पढ़ा समानता के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वर्कशीट में आखिर क्या दे रखा है। संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। यानी आज भी जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ समानता के मुद्दे पर संघर्ष जारी है, क्योंकि चाहे वो स्त्री पुरुष की समानता हो, चाहे किसी भी चीज़ की समानता हो, कुछ ना कुछ पाने के लिए संघर्ष हो ही रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। यानी आपको बताऊं, ये अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जो थे और उनके बीच में और जो गोरे लोग थे उनके बीच में ये रंग भेद चल रहा था। हालांकि इसको खत्म कर दिया गया है, लेकिन आज भी उसकी कई निशानियां देखने को मिलती हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। तो देखा आपने कि किस तरह से अमेरिका में रंग भेद की नीति होती थी। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था। यानी अमेरिका में 1964 के बाद जो नागरिक अधिकार अधिनियम बना, उसने इस रंग भेद की नीति को समाप्त कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। तो आप देख रहे हैं ना कि हालांकि 1964 में ये कानून बनाया गया कि कोई भेदभाव नहीं होगा, उसके बावजूद भी कितना भेदभाव अमेरिका में हो रहा था। तो यहाँ पर एक फिगर के जरिए ये भी बता रखा है कि लोकतंत्र के सम्मुख क्या क्या चुनौतियाँ हैं। लोकतंत्र के सम्मुख ये 2 चुनौतियाँ हैं। एक तो आर्थिक असमानता, यानी रुपए पैसे से संबंधित गरीब और अमीर लोग, ऐसी असमानता, और दूसरा है सामाजिक असमानता, जिसमें कि आपने पढ़ा कि अभी हमने समझा अभी कि भाई किस तरह से जो बच्चे हैं, अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे हैं, वो कमतर स्कूल में जाते हैं, या जो गोरे बच्चे हैं वो निजी स्कूल में जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं और ये लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, भारत के संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो इस असमानता को या इस भेदभाव को खत्म करता है। जैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश, यानी अनुच्छेद 15 हमें क्या क्या अधिकार देता है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग
जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, यानी भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। देखिए इतनी सारी जो बातें हैं ना, इतने बड़े बड़े शब्द भी आए हैं, लेकिन इसका आसान सा मतलब यही है कि किसी को भी उसके धर्म, जाति और मूल वंश या लिंग के आधार पर किसी भी दुकान, सार्वजनिक होटल या फिर सार्वजनिक मनोरंजन की जगह कहीं पर भी जाने से रोका नहीं जाएगा। जैसे कि आप अमेरिका में हमने उदाहरण समझे, या उनको किसी भी कुओं, तालाबों, स्नान घाटों से उनका यूज करने के लिए नहीं रोका जाएगा। ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं क्रियाकलाप 1 पर। क्रियाकलाप 1 है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार की असमानता का व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में कुछ जानकारी एकत्र करके लिखिए। देखिए आप उनके बारे में ये क्रियाकलाप में ये लिख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद भी तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए क्या किया, ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, मतलब जबरदस्ती उतार दिया गया था। पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने के लिए उन्हें चालक द्वारा पिटाई भी झेलनी पड़ी थी। उन्होंने अपनी इस यात्रा में अन्य कठिनाइयों का सामना किया, जिसमें कई होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया था, यानी प्रतिबंधित कर दिया गया था उनके होटलों में आने के लिए। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं। चलिए अब हम चल रहे हैं प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है कि देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो देखिए देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कई सारे उपाय हैं, आप चाहें तो इसमें से केवल 3 ही लिख सकते हैं। हमारे देश की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को शिक्षित करके, हमारे देश में नैतिक शिक्षा का प्रसार करके, ज़्यादा से ज़्यादा असमानता के नकारात्मक पक्षों और समानता के लाभों के बारे में बताकर। फिर क्या हो सकता है, जैसे सख्त कानून व्यवस्था स्थापित करके जो सामाजिक समानता का उल्लंघन होने पर कड़ी सजा देगी। और फिर चौथा है कि इसकी शुरुआत हमें अपने घरों से करनी होगी। यह छोटा सा व्यक्तिगत प्रयास बहुत प्रभावी हो सकता है और भविष्य में हमें निश्चित रूप से अपने देश के लिए समानता से भरा समाज भी मिल सकता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। देखिए भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ यह है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद समान माना जाता है। और जो अभी हमने समझा था आर्टिकल जो अनुच्छेद 15 है, वो भी यही मानता है कि भारत के सभी व्यक्ति समान हैं। फिर प्रश्न नंबर 3, 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ था। देखिए अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए समान अधिकारों के लिए जोर देने के लिए 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि वहां नस्ल, रंग, धर्म, लिंग और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव किया जाता था, इसलिए वो आंदोलन शुरू हुआ। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो का लिंक और अन्य दूसरी वीडियो का लिंक आपको एक जगह पर ही मिल जाएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।